बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। ठीक हैं जी, आप सब लोग। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें कोई क्वेश्चन, कोई इतराज़, कोई कमेंट्स, कुछ भी नहीं है जी। समझ आ रहा है चीज़ें, ऑडिट क्लियर है। नहीं जी, अभी जो आज हम अपनी एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इज़ रिलेटिंग टू आइज़ा 200 ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर जो 3 to 4 लेक्चर्स थे उसमें हमने जर्नल ऑडिट क्या होता है इसको देखा था, ऑडिट के स्टेप्स हमने देखे थे, ऑडिट किया किस तरीके से जाता है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल अपनी डिस्कशन को लेकर चले थे। लेकिन उसमें हमने प्योरली एक सर्विसेज के ऊपर भी डिस्कशन की थी कि बीइंग ऑडिटर हमारी सर्विसेज क्या होती हैं, बीइंग प्रैक्टिशनर हम ऑडिट फॉर्म में क्या क्या काम कर रहे होते हैं, हमारे लॉ एंड रेगुलेशंस भी होते हैं उनको फॉलो करना होता है, कोड ऑफ एथिक्स भी फॉलो करना होता है। वी डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। वो एक जर्नल स्पेसिफिक होलिस्टिक व्यू कह लें, आप डिटेल्ड ओवरव्यू कह लें पूरे ऑडिट के प्रोसेसेस का था। लेकिन अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ रिलेटिंग टू द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, कि अब एक्चुअली जब हम अपना ऑडिट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो जो स्टेप्स हमने बातें की थी वो किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स में जाके लगेंगी। आप उस दिन देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर करता जी? अच्छा, अब इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। वो डे बुक से लेकर हमने जनरल वॉचर से लेकर जीएल की अपडेट से लेकर ट्रायल बैलेंस की अपडेट और वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन तक सारी बातें की थी। अब जो मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बने होंगे? इनकी कोई ना कोई बेसिस तो होंगी ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, इनकी कोई ना कोई बेसिस तो होंगी। वो बेसिस क्या होती हैं जी? नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए कोई बेसिस हैं। क्या चीज? जिसको कहा जाता है फ्रेमवर्क। क्या कहा जाता है जी? फ्रेमवर्क क्या होता है जी? फ्रेम वर्क किसी चीज को करने के लिए उसके सेट रूल्स और प्रिंसिपल जो डिफाइंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज होता है। वो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने यूज किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जब मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको दिए? उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए। किसको दिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो किसको प्रेजेंट होते हैं? शेयर होल्डर को प्रेजेंट होते हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, इसको इस एरो बना रहे हैं। मैनेजमेंट ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फ्रेमवर्क्स। उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो किसको प्रेजेंट किए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया? अप्रूव करने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको प्रेजेंट हुए? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी को। अब पोजीशन ये बनी कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे तो बने किसके लिए थे? शेयर होल्डर्स के लिए बने थे। अब यहां पे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस क्या करना है? हमने बूस्ट करना है। शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस क्या करना है? बूस्ट करना है। जब शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो इस काम को रिव्यू करने के लिए या इस काम को ऑडिट करने के लिए कौन आया जी? इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर ने अपना ऑडिट किया। यानी कि इस सिंपल बात क्या हुई कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद शेयर ऑडिटर को दिए, ऑडिटर ने उसका रिव्यू किया, उसका ऑडिट किया, उसके अंदर अपने प्रोसीजर्स लगाए। प्रोसीजर लगाने के बाद उसने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिए मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद वो किसको प्रेजेंट हो गए? शेयर होल्डर को। तो ये आपका इस तरह से एक प्रोसेस चलता है। अब जो ऑडिटर है, जारी बात है ऑडिटर ने अपना ऑडिट भी करना है। तो ऑडिटर ने ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है?
ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने क्या देनी है? ओपिनियन। हमने क्या देनी है? ओपिनियन। ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव फिर क्या हुआ? ओपिनियन देना। ये बात समझ आई आप लोगों को? देखें, ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जब हमने ओपिनियन देनी है तो हमारे पास क्या, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? एविडेंस। ऑडिटर ने क्या देनी है? ओपिनियन। ऑडिटर ने क्या देनी है? ओपिनियन। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? जाहिर बात है, मैंने वही बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी है, कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं जिनको हमें अपने देखना है, कुछ ऐसे एरिया जिनको हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे कोई रिस्क हमारे लिए इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमने उस लिमिटेड टाइम में रहते हुए इंफॉर्मेशन को गेज करना है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है, उसको एनालाइज करके फिर आगे हमने रिपोर्ट देनी है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस गैदर करने के लिए सबसे पहले क्या की जाती है? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के बाद क्या बनाई जाती है? अप्रोच। रिस्क असेसमेंट करने के बाद क्या की जाती है? अप्रोच। रिस्क असेसमेंट क्या है? कल मैंने बड़ी 2-3 क्लासों में बड़ी डिस्कशन करते आ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट होता है की रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना, जिसकी वजह से ऑडिटर की ओपिनियन पे इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि हम 100% ऑडिट करते नहीं है, हमने रिस्क बेस्ड ऑडिट करना होता है, तो हाई रिस्क एरियाज के ऊपर हमारे प्रोसीजर लगने चाहिए। हाई रिस्क एरियाज के ऊपर जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं तो उसकी अप्रोच बनाते हैं। अप्रोच से मुराद क्या है कि भाई आप इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने डिस्कस किया था इंपेयरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब हम इंपेयरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात की थी तो उसमें हमने सबसे पहले तो क्या देखा था? इंडिकेटर्स देखे थे। इंडिकेटर्स क्या थे? कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर कोई इंटरनल इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल प्लांट डिमोलिश हो गया, प्लांट जो है वो आइडल पड़ा हुआ है, प्लांट जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, ऑप्टिमल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहा, दीज आर द इंटरनल इंडिकेशन ऑफ द इंपेयरमेंट। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट आइडल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अब आप जब उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की बात करेंगे तो आपने क्या क्या करना है? आपने कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। जब रिकवरेबल अमाउंट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज की बात होती है। अब इन दोनों में से जो हायर होगी वो क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब वैल्यू इन यूज किस तरह से निकलती है? फ्यूचर कैश फ्लोज की बेस के ऊपर। और फेयर वैल्यू किस बेसिस पे निकलती है? एक्सपर्ट की बेसिस के ऊपर। जाहिर बात है, वो अगर सेल करेंगे तो कितने में सेल होगा, वो क्या है? एक्सपर्ट की वैल्यूएशन है। इन दोनों में से जो हायर होती है वो क्या बन जाती है? आपकी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर किया जाता है? कैरिंग वैल्यू से। उसकी बेसिस पे क्या निकलती है? या इंपेयरमेंट होगी या इंपेयरमेंट नहीं होगी। अब आपने रिस्क असेसमेंट की, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट पे अप्रोच आपने क्या बनाई? दिस। ये अप्रोच बनी है ना आपकी कि आपने ये काम करने हैं। आपने एसेट की कैरिंग वैल्यू के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं, आपने रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं, रिकवरेबल अमाउंट में आपने फेयर वैल्यू के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं, कॉस्ट सेल के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं। अगर वैल्यू यूज निकालनी है तो उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर आपने प्रोसीजर लगाने हैं। अब वो प्रोसीजर क्या है? वो बहुत डिटेल प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो ये काम किसका है? एक्सपर्ट का। ये एक्सपर्ट किसका होगा? ये एक्सपर्ट किसका होगा? ऑडिटर का एक्सपर्ट होगा या मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है तो उसके अंदर इंपेयरमेंट की वर्किंग करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा या ऑडिटर का होगा? मैनेजमेंट का होगा। अब करेंगे क्या? लेकिन हमने अपने प्रोसीजर को लगाने के लिए इस एक्सपर्ट के ऊपर अपना एक्सपर्ट लगा देंगे। वो कौन होगा? वो ऑडिटर का एक्सपर्ट होगा। इस तरह से अगर वैल्यू यूज की बात करें तो वैल्यू यूज किस तरह से निकलती है? फ्यूचर कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर। फ्यूचर कैश फ्लो किस तरह से बनती है? जाहिर बात है, एक हिस्टोरिकल डाटा होता है, एक उसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर का डाटा बनता है। फ्यूचर के डाटा से मुराद क्या है? अब इंपेयरमेंट में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर नहीं करते। आप कहते हैं कि ये जो मेरा प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये इस एग्जिस्टिंग कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ, इसी सर्कमस्टांसेस में अगर चलता रहे तो ये कितनी कैश फ्लोज को जनरेट करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, तो हम 1 लाख यूनिट बना लेते हैं, 1 लाख यूनिट इसके बनेंगे, 1 यूनिट की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, तो हमारे पास क्या होगा 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10, वो क्या निकल आएगी इसकी, वो क्या निकल आएगी सेल। अब हमने कहा कि जो हर साल 5% के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन कम होती चली जाती है, पहले साल लाख यूनिट बनेंगे, अगले साल 95,000 यूनिट बनेंगे, उससे अगले साल 90,000 बनेंगे, उससे अगले साल 85 बनेंगे। ठीक है जी। इस तरह से अगर प्राइस का ट्रेंड देखा जाए तो हम कहते हैं कि प्राइस में आपका 10% का इंक्रीज आएगा। तो हमने कहा जी पहले साल प्राइस 10 रुपये है, दूसरे साल 11 रुपये है, तीसरे साल 12.5 रुपये है, चौथे साल आपकी 13-14 रुपये है। तो ये प्राइस का ट्रेंड है। अब हुआ क्या, जब आपने वैल्यू यूज की बात की तो यहां पे फिर 3 चीजें आई, एक आई डाटा, एक आई अजम्पशन और एक आई डाटा अजम्पशन और मेथोडोलॉजी। डाटा क्या है, सेल्स का डाटा, प्रोडक्शन का डाटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी जिसकी बेसिस के ऊपर आप काम करें। अजम्पशन क्या है कि सेल मेरी 10% के साथ, सेल प्राइस 10% के हिसाब से बढ़ेगी, प्रोडक्शन 5% के हिसाब से कम होगी, इन्फ्लेशन मेरी 15% हो चली जाएगी। ये क्या है, ये अजम्पशंस हैं। अब फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी है पूरा मॉडल, कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ क्या करना, कंपेयर करना, मेथोडोलॉजी है। अब मेथोडोलॉजी किसके मुताबिक होनी चाहिए, IFRS के मुताबिक होनी चाहिए। IFRS की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है हमने। तो हम क्या चेक करेंगे, हम डाटा को चेक करते हैं, अजम्पशन को चेक करते हैं और मेथोडोलॉजी को चेक करते हैं। ये क्या है, दिस ऑल इज अप्रोच। क्या अभी हमने ये प्रोसीजर लगा दिए हैं, नहीं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द प्रोसीजर्स। हम कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन हुई थी, किस चीज की, इंपेयरमेंट की। जब इंपेयरमेंट की आइडेंटिफिकेशन हुई कि इंपेयरमेंट हो सकती है, तो फौरी तौर पे आपने क्या किया, उसके ऊपर अप्रोच बनाई। अप्रोच बनाने के लिए आपने सबसे पहले आज 36 की रिक्वायरमेंट को देखा। आज 36 की रिक्वायरमेंट में कैरिंग वैल्यू थी और रिकवरेबल अमाउंट थी। फिर आपने कहा कैरिंग वैल्यू के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं हमने। कैरिंग वैल्यू पे क्या प्रोसीजर लगेंगे जी, बताएं आप लोग। कैरिंग वैल्यू क्या होती है, बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्डेड है, तो कहां से चेक करेंगे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे, तो वहां से क्या निकलेगी, कैरिंग वैल्यू। अब कॉस्ट को हम GL से चेक कर लेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी GL से चेक कर लेंगे, और कैरिंग वैल्यू की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर लेंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू। अब आपने क्या किया, कैरिंग वैल्यू पे आपने प्रोसीजर बना लिए कि हम ये काम। फिर जैसे जब रिकवरेबल अमाउंट की बात आई, आपने कहा कि हम उसमें फेयर वैल्यू के ऊपर प्रोसीजर लगाएंगे, हम वैल्यू यूज के ऊपर प्रोसीजर लगाएंगे। वैल्यू यूज को डिटरमिन करते वक्त हम डाटा को चेक करेंगे, अजम्पशंस को देखेंगे और पूरे मॉडल को देखेंगे कि वो जो मेथोडोलॉजी है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 536 हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये क्या है, ये मेरी अप्रोच है। यहां पे क्या मैंने काम कर दिया, नहीं, यहां पे सिर्फ मैंने अप्रोच बनाई है कि मैंने ये काम करने हैं। अप्रोच के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अप्रोच बनाने के बाद आई विल ऑब्टेन एविडेंस। रिस्क असेसमेंट की, अप्रोच बनाई, अप्रोच के ऊपर मैंने क्या ऑब्टेन किया, एविडेंस। अब एविडेंस को एवेल्युएट करूंगा, इसकी एविडेंस की क्या होगी, एवेल्युएशन होगी। एवेल्युएशन में क्या होगी, आपका या कोई मिसस्टेटमेंट होगी या मिस्टेक होगी या क्या होगा, फ्रॉड होगा। जब आप एविडेंस ऑब्टेन करते हैं तो एविडेंस में या मिस्टेक होगी, मिस्टेक क्या होगी कि कैरिंग वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। 100 की कॉस्ट है, 20 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो कैरिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 80। सिस्टम की कैलकुलेशन का एरर है 100 माइनस 20 को वो शो करता है 70, या पंचिंग एरर हो गया या ड्राफ्टिंग एरर हो गया, तो ये क्या है, मिस्टेक है। अगर कोई गलती इंटेंशनल ना हो, क्या ना हो, इंटेंशनल ना हो, तो क्या बन जाती है वो, मिस्टेक। अगर कोई गलती इंटेंशनल हो तो फिर क्या बन जाती है, फ्रॉड। फॉर एग्जांपल आप अजम्पशन पे गए, अजम्पशन पे लिखा हुआ था कि मेरी सेल में 10% इंक्रीज होगा, सेल में क्या होगा, 10% इंक्रीज होगा, लेकिन आपको ये पता है कि जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, प्राइसेस क्या हो रही हैं, और जो कंपनी के प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हर साल 5% कम होती है, तो प्रोडक्शन क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। अगर सेल प्राइसेस भी कम हो रही हैं और प्रोडक्शन भी कम हो रही है, तो फिर मेरी सेल इंक्रीज किस तरह से कर सकती है, क्या सेल इंक्रीज कर सकती है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी अजम्पशन के अंदर एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सेल क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब यहां पे मेरी इंटेंशन क्या है कि भाई हायर
गेटिंग द हायर रिकवरेबल अमाउंट। जाहिर बात है जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आएगी तो फिर मेरी इंपेयरमेंट भी नहीं होगी। तो मैंने क्या करना है, अपने आप को इंपेयरमेंट से बचाना है। जब इंपेयरमेंट से बचाना तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंस को कम दिखाना है, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना है। बात समझ आइए आपको। तो इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली आपकी जो अजम्पशन है ये रीजनेबल नहीं है। यहां पे फ्रॉड फैक्टर भी आ सकता है कि आप इंटेंशनली जानबूझ के ये काम करना चाह रहे हैं। अब सेम वही बात, या मिस्टेक होगी या फ्रॉड होगा। इसके बाद फाइनली जब आप अपने सारा कुछ एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या दे देंगे, अपनी ओपिनियन दे देंगे। उसके बाद क्या दे देंगे आप ओपिनियन दे देंगे। ओपिनियन किसको देंगे, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को देंगे। ये ट्री डायग्राम दोबारा देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए, मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए किसको यूज किया, सर्टेन बेसिस को यूज किया। वो बेसिस क्या होती हैं, फ्रेमवर्क। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने अप्रूव करने थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करके किसको देने थे, शेयर होल्डर को। लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस तब बूस्ट होता है जब उसको कोई एक्सटर्नल पार्टी जाके उसके ऊपर कंफर्मेशन दे दे। तो उसके लिए क्या किया, शेयर होल्डर ने एक ऑडिटर को क्या कर दिया, अपॉइंट। अब ये ऑडिटर क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेगा, उसको जो मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उस फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या करेगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा। उस ओपिनियन देने के लिए उसके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस देने के लिए उसने क्या करनी है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के बाद वो क्या करेगा, अप्रोच। अप्रोच के बाद क्या करेगा, एविडेंस। एविडेंस के बाद क्या होगी, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में या मिस्टेक होगी या फ्रॉड होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी ओपिनियन। यहां तक बात समझ आ गई। और वो ओपिनियन किसको जाएगी, शेयर होल्डर को। इससे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्टर। अब ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आज 200 का जो हम यहां पे डिस्कस किए। अब इसमें कुछ बातें हुई हैं लाइक फ्रेमवर्क। अब आप लोगों के लिए फ्रेमवर्क एक नई चीज है। अब फ्रेमवर्क को समझने के लिए यहां पे हमें दो फर्दर चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप कितनी होती हैं। ये तस्वीर बनानी है, बना लें, वरना वैसे उसके अंदर मौजूद है जो नोट्स मैंने भेजे में। मिटा दूं इसको। बेटा कोई चीज में ऐसा तो नहीं है, कोई चीज समझ ना आई हो आपको। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट के ऊपर क्या की जाती है, अप्रोच क्या होती है, वो तो स्पेसिफिक हो गया ना। अप्रोच होती क्या है, किसी काम करने के लिए जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है, अप्रोच। अप्रोच किस चीज के ऊपर बनाई जाती है जी, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद क्या करते हैं हम उसको, एवेल्यूएशन किस चीज की होती है, एवेल्यूएशन किस चीज की होती है। देखिए उन्होंने कहा जी एविडेंस ऑब्टेन करके हम उसको एवेल्युएट करते हैं। मैंने कहा एवेल्युएशन की बेसिस क्या होती है, ओपिनियन देनी है। उससे ओपिनियन से पहले हम क्या देखते हैं, आपने एक एविडेंस ऑब्टेन किया, आप उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या मिस्टेक होगी या फ्रॉड होगा, या एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं होगा। ये तीसरी बात ये भी हो सकती है, या एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं होगा, मैनेजमेंट ने डाटा ही नहीं दिया होगा। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे जी, मिसाल बताएं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ओपिनियन देंगे। अगर मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर कुछ और ओपिनियन होगी, अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर ओपिनियन कुछ और होगी। हमारी पूरी सिलेबस में ये डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होगी, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस। जी हाँ बिल्कुल होता है जी, वो बड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे हम। ऑडिटर का ऑडिट भी होता है। अब वो कुछ रेगुलेटरी होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से होते हैं और कुछ फर्म के इंटरनल होते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एनीवे जी हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मैंने आपको हमेशा बात की है कि कोई भी चीज अपने नाम के अंदर उसका मीनिंग छुपा होता है। जर्नल क्या है, जर्नल का मतलब क्या होता है,
आम, पर्पस यूज, उसका जो इस्तेमाल है किसी के भी इस्तेमाल के लिए। स्पेशल से मुराद क्या है? खास। पर्पस क्या है? इस्तेमाल। खास इस्तेमाल के लिए, आम इस्तेमाल के लिए, खास इस्तेमाल के लिए। बात समझिए आपको? वो जो क्या कहते हैं, कल वो जो बेकरी के ऊपर हुआ है, क्या चीज? हाँ, क्रस्टी डोनट्स के ऊपर, ठीक है। वो कौन सी ट्रीटमेंट थी? वो स्पेशल पर्पस ट्रीटमेंट थी। क्या हर बंदे को वो मिलती है ट्रीटमेंट? वो क्या थी? स्पेशल। स्पेशल किसी बंदे के लिए थी। ये जनरल पर्पस क्या होती है जो हर एक बंदे को मिलती है? फादर, अगर आप डोनट लेने जाएं तो क्या आपसे नाम पूछेंगे? आपसे क्या कहेंगे? डोनट लेने, कौन से लेना सर बताएं। आप डोनट लेंगे और आप चले जाएंगे। अब कुछ स्पेशल लोग आ जाते हैं अगर बेकरी के ऊपर, तो उनसे क्या पूछा जाएगा? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? 2 दफा पूछा जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहा जाएगा? समझ आई बात की? वो क्या है? स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस क्या है? कोई भी क्रस्टीज डोनट्स पे जाए, कोई भी चीज वहां से लेना चाहे जाए, उसको पैसे दे और अपनी चीज ले ले। स्पेशल क्या है? नहीं, नाम पहले पूछा जाएगा, उसके बाद फिर 2 दफे से कहा जाएगा, फिर आपको शायद चीज मिल जाए, और उस तक फिर भी आपको चीज ना मिले। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक जनरल पर्पस होती है और दूसरी स्पेशल पर्पस होती है। जो जनरल पर्पस होती हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक्स भी यूज कर सकते हैं, शेयर होल्डर भी यूज कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टर भी यूज कर सकते हैं, एनी अदर पर्सन, कोई और बंदा जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना चाहे वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल पर्पस होता है। लेकिन जब स्पेशल पर्पस की बात की जाए तो उसमें क्या कर दिया जाता है? उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है जी? रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि भाई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई खास लोग यूज कर सकते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई खास लोग ही यूज कर सकते हैं। उनका नाम बीच में क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। उनका नाम क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे वो जर्नल नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर यूज उसका स्पेसिफिक कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बैंकिंग पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ रेगुलेटरी एक्शंस के लिए यूज हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कोर्ट में जमा करने के लिए यूज हो सकते हैं, इसके अलावा इनका कोई और यूज नहीं है, इसके अलावा इनका कोई और यूज नहीं है। तो क्या बन गया? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। वो क्या बन गए? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। अब ये बनते क्यों हैं? देखें, नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जर्नल ही होते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्स वाला कहते हैं मुझे कैश बेसिस के ऊपर अकाउंट चाहिए। आप किस बेसिस पे चाहिए? कैश बेसिस पे चाहिए। मुझे स्पेसिफिक रियलाइजेशन बेसिस पे आपके अकाउंट चाहिए। अब वो जो फ्रेमवर्क है, आप देखें ना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कोई फ्रेमवर्क भी तो लगा होगा ना। अब वो जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या आ गया है? एक स्पेशल नीड आ गई है, एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई है। अब वो जो स्पेशल नीड है, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो हर बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किसकी रिक्वायरमेंट है? स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है। उसने अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कहा आपको कि मुझे आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा के दें। ये बात समझ आई आपको? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से तो नहीं गुजर गई। अब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कहा जी कोई बंदा भी जाके उनको यूज कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्यों? क्योंकि वो जर्नल यूजर्स की नीड के लिए बने। किसके लिए बने? जनरल यूजर की नीड के लिए बने। अब जो चीज जर्नल यूजर की नीड के लिए बनती है, उसके बैक एंड पे जो फ्रेमवर्क होता है वो भी फिर क्या होगा? जर्नल ही होगा। वो क्या होगा? जर्नल होगा। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक नीड नहीं होगी किसी की, बल्कि वो किसी भी यूजर को, कोई भी यूजर किसी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाती हैं आपकी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। यहां तक बात समझ आ गई आपको? एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा है जी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हमारा सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये आइजा 800 सीरीज में चली जाती हैं, ये फाइनल के सिलेबस का पार्ट बनती हैं। तो जो कैफ का सिलेबस है उसमें कौन सा है जी? जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में इसकी अंडरस्टैंडिंग के हद तक तो बातें हैं, और इसका कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन कहीं ना कहीं पे यूज आता है डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें पता होना चाहिए।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई फ्रेमवर्क भी होता है। क्या होता है जी? फ्रेमवर्क होता है वो असूल, वो प्रिंसिपल जिनकी बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, एक दूसरे क्या होते हैं जी? कंप्लायंस। एक होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, दूसरे क्या होते हैं? कंप्लायंस। कंप्लायंस से मुराद क्या है? कंप्लाई करना। कंप्लायंस से मुराद क्या है? कंप्लाई करना। फेयर प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है? कि फेयर प्रेजेंटेशन वो दें। कंप्लायंस से मुराद क्या है? कंप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूं, एक IFRS है, एक है IFRS एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, एक है IFRS और एक है IFRS एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। दोनों में फर्क क्या होगा? ये इसमें नो लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं। इसमें क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? यस। लीगल रिक्वायरमेंट किसकी होगी? SECP की होगी या किसी क्या कहते हैं बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की होगी, या अदर कोई लॉज एंड रेगुलेशन होगी जिनको फॉलो करना होगा। बेटा थोड़ा सा ना गौर के साथ ये बातें सुननी है, क्योंकि ना ये आप लोग, ये वैसे अकाउंटिंग का नॉलेज है, मुझे यहाँ पर देना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग के वक्त भी जब ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आप इसको ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप कहते हैं पेपर तो आना कौन है इसमें से, तो हमने इसको पढ़ के क्या करना है। लेकिन ये हर जगह पे आपको यूज़ होती हैं चीज़ें, तो इसलिए इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा IFRS एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल IFRS 17 इंश्योरेंस का जो स्टैंडर्ड है ये पाकिस्तान में अभी एप्लीकेबल नहीं है। IFRS 9 बैंक्स के लिए एप्लीकेबल अभी तक नहीं है। IFRS 9 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए या NBFCs के लिए भी जस्ट अभी अप्लाई हुआ है, जिसकी रिक्वायरमेंट को आए हुए भी 10 साल हो गए। इसी तरह से जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके ऊपर IFRS 16 जो लीज का स्टैंडर्ड है ये अप्लाई नहीं होता। अब हो क्या रहा है? अब आप वो IFRS अप्लाई कर रहे हैं जो एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में, तो क्या आप एज इट इज IFRS को अप्लाई कर रहे हैं? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? किसी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स विच आर एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो आप क्या कर रहे हैं? कंप्लाई विद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कंप्लाई विद कर। तो ये कौन सा फ्रेमवर्क बन जाएगा? ये कौन सा बन जाएगा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाएगा। ये कौन सा फ्रेमवर्क बन जाएगा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्योंकि आपको जो फ्रेमवर्क दे दिया गया है, आप उस फ्रेमवर्क से इधर से उधर हिल नहीं सकते, आपने उस फ्रेमवर्क को फॉलो करना ही करना है। अच्छा, मैंने अभी दो बातें की थी ना कि सर्टेन डिपार्चर मैंने आपको बताए थे, डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। आप कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी ये लोकल लॉज लगा देते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? 4th या 5th स्केड्यूल। ये पता आपको? ये 4th या 5th स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ये वैसे अकाउंटिंग का नॉलेज पता होना चाहिए आप लोगों को। पढ़ा हुआ है? FAR 2 में पढ़ा होगा। देखिए 4th या 5th स्केड्यूल ऑफ द कंपनी जी लिस्टेड के लिए होता है, और फिर जो होता है अनलिस्टेड के लिए होता है। बिल्कुल सही है जी। तो ये क्या है? देयर आर सर्टेन एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैट आर इंपोज्ड बाय द लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। ये किस में है? 4th या 5th स्केड्यूल कंपनीज एक्ट में है ना। ये किस में है? कंपनीज एक्ट में है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसने 4th स्केड्यूल को फॉलो करना है एडिशनल डिस्क्लोजर्स के लिए, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसने 5th स्केड्यूल को फॉलो करना है। दिस इज आल्सो द एडिशनल रिक्वायरमेंट। मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा नॉलेज ज्यादा डीप होता जा रहा है आप लोगों के लिए। यस सर, ज्यादा डीप हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, भूल तो नहीं रही चीजें। देखें, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने FAR 1, FAR 2 या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसमें ये चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि इसके बगैर अकाउंटिंग चल ही नहीं सकती ना। आपको पता ही नहीं फ्रेमवर्क के बारे में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, आप इसको समझ लें। आप अभी माशाल्लाह बड़े हो गए, आप बच्चे नहीं हैं, तो अब थोड़ी बहुत कोई एडिशनल बात है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया? जो स्टैंडर्ड्स
जिस फॉर्म में दे दिए गए थे आपने उसी फॉर्म में अप्लाई कर लिया है, तो ये क्या बन गया? कंप्लायंस बन गया। ये क्या बन गया? कंप्लायंस। तो फिर फेयर प्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर आप आईएफआरएस को अप्लाई कर लेते हैं और आईएफआरएस की एप्लीकेशन के साथ एडिशनल डिस्क्लोजर आप समझते हैं कहीं पे जरूरत है तो दे दें, और अगर आप समझते हैं कि आईएफआरएस में कहीं पे छोटी मोटी बात जो है मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती तो आप उसको अप्लाई ना करें, तो क्या बन जाएगा? आपका फेयर प्रेजेंटेशन बन जाएगा। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो फेयर नजर आए हर लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस पे बने, अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस बेस्ड है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप पाकिस्तान में भी यूज कर सकते हैं, उनको आप इंग्लैंड में भी यूज कर सकते हैं, उनको आप यूएस में भी यूज कर सकते हैं, उनको आप देखो अगर आईएफआरएस बेस्ड अकाउंट्स किसी ने रिव्यू करने हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क तो रेज नहीं करेगा ना, क्योंकि वो आईएफआरएस बेस्ड हैं, वो एक जनरल प्रिंसिपल की बेस पे बने हैं, वो एक जनरल रूल की बेस पे बने हैं। लाजमी नहीं आईएफआरएस, यहां पे यूएस गैप्स भी आ सकता है, यहां पे कोई और भी गैप्स आ सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क वो चीज होती है जो कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी किसी को रिलीज करे। अब देखें आईएफआरएस को स्टैंडर्ड, आईएफआरएस के लिए भी एक अकाउंटिंग बॉडी है, यूएस गैप्स के लिए एक अकाउंटिंग बॉडी है, कैनेडियन गैप्स के लिए एक अकाउंटिंग बॉडी है। जो अकाउंटिंग बॉडी किसी फ्रेमवर्क को बनाती है तो क्या कहलाता है? आपका फ्रेमवर्क कहलाता है। उस फ्रेमवर्क को किसी कंट्री में अपनी नीड के मुताबिक उसको टेलर्ड कर लिया जाए, अपनी नीड के मुताबिक उसको चेंज कर लिया जाए, अपने मुताबिक उसको ढाल लिया जाए, तो क्या बन जाता है? आपका कंप्लायंस बन जाता है। यानी जो फ्रेमवर्क बनते हैं वो क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन। लेकिन जब लॉ एंड रेगुलेशन उसको अप्लाई कर दे विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो वो क्या बन जाते हैं? वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाते हैं। अब दोबारा सुन लें बेसिक डिफरेंस। जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज, जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज किसी भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिलीज करते हैं तो क्या होते हैं? हमेशा फेयर प्रेजेंटेशन होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन। किसी स्पेसिफिक यूजर की नीड के लिए नहीं होते वो, बल्कि हर एक यूजर के लिए होते हैं। उसमें हर तरह की कंपनियों के लिए होते हैं। किसी ऐसे नहीं होता कि ये इस कंपनी पे लगाना है और किसी इस कंपनी पे नहीं लगाना है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। वो एक जनरल हर एक के लिए होते हैं। तो क्या बन जाते हैं आपके? उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करना। लेकिन जो लोकल लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हीं फ्रेमवर्क को पकड़ते हैं, उन्हीं के अंदर कुछ टेलर करते हैं, मेड करते हैं, कुछ चीजें निकाल देते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, और फिर उनको इंपोज कर देते हैं कि अब आपने जो फाइनेंशियल बनाने हैं इसी की बेसिस पे बनाने हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें से आप हिल नहीं सकते, आपने उसको एज इट इज क्या करना है? फॉलो करना है। तो क्या बन जाता है? फिर कंप्लायंस बन जाता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क्स। एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है और दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। आपको इतना भी पता रहे ना कि जो बातें मैंने की हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ये होते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें आप 100% आपने कंप्लायंस विद करनी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जब फेयर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि उसमें हम हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। और जो दूसरा डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज किसी भी फ्रेमवर्क को बनाती हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन होते हैं। लेकिन जब उनको लोकल लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक टेलर्ड मेड कर दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? आपके कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यहां तो कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं। अब ये बेसिकली हमारा आज 200 का ऑब्जेक्टिव था, यानी ऑडिट का एक होलिस्टिक व्यू मैंने आपको फिर दोबारा एक और तरीके से दी है। अब हमने क्या कि अब हमने स्टेप बाय स्टेप नहीं की बात, अब हमने जनरल बात की है कि हम इस अप्रोच पे चलेंगे। अब इसके साथ आप स्टेप्स को बेशक लिंक कर लें। यहां तक आपको मेरे मुताबिक एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। मैं जरा आपके सामने बुक ओपन करता हूं और जो बातें अभी हमने 3-4 क्लास में पढ़ी हैं हम उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वो मार्क होती हैं या नहीं होती। नजर आ रहा है आप लोगों को जी? अच्छा जी देखें आपके सामने चैप्टर नंबर 1, ये देखें हमारी बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर द अश्योरेंस से। चैप्टर 2 ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट। चैप्टर 3 है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। चैप्टर 4 है एविडेंस एंड सैम्पलिंग। चैप्टर 5 इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फिर आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर चलते आ रहे हैं, फिर रिलायंस एंड अदर्स है, फिर एथिक्स हैं, फिर ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग है, और फिर रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं। अब सिर्फ ना आप हेडिंग्स पढ़ने के बाद बताएं कि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी लग रही है इन बातों के साथ। क्यों लग रही है फेमिलियरिटी? क्योंकि आप लोगों को इन पूरे स्टेप्स के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज मौजूद है। अगर मैं डे 1 पे आके कहता ये 15 चैप्टर हैं तो आपको क्या लगना था कि ये हैं क्या? इसलिए मैंने आपको बुक ओपन नहीं करवाई थी। आज बुक इसलिए ओपन करवाई है कि आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक होलिस्टिक व्यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हमने कंप्लीट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बुक पढ़ ली है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अभी हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है। जब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम बुक को ओपन किया है तो बुक के साथ हमें एक क्या कहते हैं वो मुताबिकत या एक कंपैटिबिलिटी लग रही है कि हम इसके साथ कंपैटिबल हैं, हम हमारे लिए ऐसे कोई अनोमली चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अब अगर हम चैप्टर 1 को ओपन करें तो चैप्टर 1 में जी कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस, इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे जी। मीनिंग ऑफ द ऑडिट, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है। इसके ऊपर बड़ी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। वो कार वाली एग्जांपल भी इस पे देखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एग्जांपल इस पे देखी थी, फिर इसमें जो बाकी एश्योरेंस की सर्विसेज थी वो सारी हमने देखी थी। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा है। एश्योरेंस की टाइप्स को भी हमने देखा है, एब्सोल्यूट होती है, लिमिटेड होती है और रीजनेबल होती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग इश्यूज होते हैं, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के इशू होते हैं, वो सारे देखेंगे। आईजस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। आईजस के बारे में मैंने भी आपको ज्यादा डिटेल बताया नहीं कि बनते किस तरीके से हैं, लेकिन आईजस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, वही सैंपल पे काम करते हैं, फिर उसके बाद एस्टिमेट्स होते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो वो आपकी लिमिटेशन नहीं है ना, टाइम की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या थी, लिमिटेशंस ही थी। तो ये हेडिंग में हमारे 5 या 6 आइटम्स हैं जिनको हम देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें मीनिंग ऑफ ऑडिट। मीनिंग ऑफ ऑडिट पहले क्या जी, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन में क्या जी, ऑडिट इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। स्टार्ट में हमने बात की थी, स्टार्ट में हमने यही कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स इज कॉल्ड द ऑडिट। अब देखें इसमें फिर क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल ऑडिटर टू कन्वे द ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, ये भी हमने डिस्कस किया था। एज टू वेदर आर नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी हमने जो बात की है फ्रेमवर्क की, कि जो फाइनेंशियल स्टेट ओपिनियन किस चीज के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं या नहीं बने, यही हमारी ओपिनियन ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये आपको यहाँ पे सीधा वही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर उसने 1 लाइनर लिखा हुआ है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है ट्री डायग्राम के साथ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इक्विटी वगैरह, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया जी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये भी हम जो डिस्कशन की है। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज गवर्नेंस इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाता है। द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज डिसाइडेड बाय लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट विद इन ईच इंडिविजुअल कंट्री। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बात करें तो एससीपी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस होते हैं, वो आते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं। वो क्या होते हैं, हमेशा फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए होते हैं। उनको लोकल लॉज एंड रेगुलेशन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अब ये वाले क्या होंगे, फेयर प्रेजेंटेशन, ये वाले क्या होंगे, कंप्लायंस। ठीक है जी, तो ये दोनों की बातों को अब देखें। बात क्या है कि यहां पे कुछ चीज लिखी हुई है, लेकिन आपके ज़हन में एक अपना नॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि आप इसको पढ़ते वक्त रट्टा ना लगाएं, बल्कि आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट हो। अब वो ट्री डायग्राम ज़हन में रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाती है, मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क यूज करती है जिसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू आ सकता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू आ सकता है। जो लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू आएगा वो क्या होगा, हमेशा कंप्लायंस होगा, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू आएगा वो क्या होगा, फेयर प्रेजेंटेशन होगा। ये बात समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर 1.1 में अगर कुछ चीज याद करने की जरूरत है तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो जिसके साथ सी लिख रहा हूं उसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को याद करने की जरूरत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं।
अब आपको तो बताने की जरूरत, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इवन ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये भी यहाँ पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 पैराग्राफ अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसमें और कुछ चीज को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी बात, पेपर में इसमें से कोई टेस्ट नहीं होना। ये पेपर में ये थोड़ी टेस्ट होगा, पेपर इतना आसान टेस्ट नहीं होगा। पेपर में इसके आगे जो अप्रोचेज हैं वो आगे जाके टेस्ट होंगी। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फिर है जी आगे 1.2 में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। An audit of the company account is needed because in companies the owner of the business are often not the same person as individual who manage and control the business. Owner और owners different होते हैं। वो लोग जो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। बिजनेस को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे? बिजनेस लॉ पढ़ा आप लोगों ने? ये बिजनेस लॉ के टाइम में ये कौन शेयर होल्डर कौन होंगे? प्रिंसिपल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? एजेंट। देखें प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलो कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो गए? एजेंट हो गए। शेयर होल्डर प्रिंसिपल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजेंट है। तो ये स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है। स्टीवर्डशिप में क्या होता है? शिप ऑनर कोई और होता है, शिप का कैप्टन कोई और होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है उस टाइम पे? शिप के कैप्टन के पास होती है। वो किसकी कहने पे वो अप्लाई कर रहा होता है? ऑनर के कहने पे अप्लाई कर रहा होता है। सेम यहां पे भी यही है। अब यहां पे ये देखें, द शेयर होल्डर ओन द कंपनी इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर हैव अ स्टीवर्डशिप रोल। स्टीवर्डशिप रोल क्या है? कि वो जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो जो कश्ती को चला रहे हैं, ये रोल डायरेक्टर्स का क्या है? वो वाला रोल है। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। इन स्मॉल कंपनीज द शेयर होल्डर में बी द सेम पीपल एज अ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिंगल मेंबर कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें कोई और शेयर होल्डर नहीं है, वही सेम बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। होवेवर इन मोस्ट लार्ज कंपनीज द टू ग्रुप आर डिफरेंट। दोनों ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या है? The relationship between the shareholder of the company and the board of director is also known as application of general legal principle of agency. The concept of agency apply whenever one person or group of individual act as agent on behalf of some other person, the principal. The agent has a legal duty to act in the best interest of the principal and should be accountable to the principal for everything that he does as agent. तो यहां पे प्रिंसिपल कौन हुआ? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एजेंट कौन हुआ? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एज एजेंट्स फॉर द शेयर होल्डर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी अकाउंटेबल फॉर द शेयर होल्डर्स in order for the directors to show their accountability to the shareholder. It is a general principle of a company law that directors are required to prepare annual financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। विच आर प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल। उसको फिर किसको प्रेजेंट किया जाता है? शेयर होल्डर को प्रेजेंट किया जाता है। आप देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे कहीं ना कुछ काफी हद तक डिटेल नॉलेज आपके पास मौजूद है। अब मुझे बताएं, ये अब याद करने में मुश्किल है या कॉन्सेप्ट के बगैर याद करने में मुश्किल था? अब आसान है ना समझना। अब आपको अगर क्या स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप सिंपल सी बात करेंगे कि ऑनर्स ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर हु आर प्रिंसिपल, एजेंट ऑफ द कंपनी आर डायरेक्टर्स हु मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और उसको अकाउंटेबल होता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके अप्रूव करना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है और प्रेजेंट किसको होते हैं? शेयर होल्डर को होते हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का लफ्ज आप ज़हन में रखना है। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है जो शिप को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, जो शिप का कैप्टन होता है वो स्टीवर्ड कहलाता है। स्टीवर्डशिप। अब होता क्या है कि उस केस में जो ऑनर्स होते हैं वो तो शिप के नहीं चला रहे होंगे ना, वो चलाता कौन है? वो वहां पे जो कैप्टन मौजूद होता है। तो कैप्टन का रोल किसका है? डायरेक्टर्स का रोल है। तो ये समझ आ गई। 2-3 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है या 2-3 नंबर का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप। तो अब आपको ये अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको आप इसको आप सी कर लें। एक सी है, सी से मुराद है क्रैम। क्रैम मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोगों की टर्म के लिए क्रैम है। और एक आर है। आर का मतलब है रीड आउट करना। सिर्फ इसको आर ही कर लें, बेशक क्रैम करने की जरूरत थोड़ी है इसमें। इसको आर कर लें, रीड ओनली।
फिर आ गया जी, अच्छा ये जितनी हम बातें पढ़े ना, ये पेपर में ऐसे टेस्ट नहीं होंगे कि हेडिंग आपको आ जाएगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें। इसमें से कोई छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट इज मीनिंग बाय द स्टीवर्डशिप रोल। फिर हौसला अगर एमसीक्यूज हैं तो उसमें के द ऑनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट व्हाट एवर। हु हैज द रोल ऑफ एजेंसी, हु हैज द रोल ऑफ एजेंट, हु हैज द रोल ऑफ प्रिंसिपल। इसमें सवाल आएंगे 2-2, 3-3 नंबर के। पूरा टॉपिक पूरे तरीके से टेस्ट नहीं होगा। अब देखें, डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, यानी कि डायरेक्टर से मुराद है कि डायरेक्टर से पीछे वो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के डायरेक्टर्स को दी, डायरेक्टर ने उसके ऊपर क्या किया, एक ऑडिटर आया, ऑडिटर ने क्या किया, क्रेडिबिलिटी ऐड की, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको चले गए, शेयर होल्डर को। उन्होंने इस तरीके से डायग्राम बनाई है, मैंने डिटेल बना के दिखा दी थी आपको। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको प्रेजेंट होने हैं, शेयर होल्डर को। बनाने किसने हैं, मैनेजमेंट ने। अप्रूव किसने करने हैं, डायरेक्टर ने। और उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी किसने ऐड करनी है, ऑडिटर ने। बस ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। आप इसको देखें, ऑडिट हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट गोज बैक टू द टाइम ऑफ इजिप्शियन एंड रोमन एम्पायर। इन middle age times, independent auditors were employed by the feudal barons to ensure that the return from their stewards and their tenants were accurate। वो जो ज़मीनों के ऊपर लोगों को रखते थे ना, तो उसको ऊपर वहाँ से वो जो फसलें उगती थी उसके हिसाब तब के लिए जो है ना वो एक बंदों को हायर करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से चलता आ रहा है, नहीं हमारे लिए याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में ये नहीं आना कि ऑडिट की हिस्ट्री क्या बताएं ज़रा, पेपर में ये बिल्कुल भी नहीं आना। तो इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आर ऑनली कर लें, कोई बात नहीं, कोई बार बार उठा लेंगे। आर ओनली। ओवर द टाइम मैनर ऑडिट वर डेवलप्ड as a way of adding credibility to the financial statement produced by the management. The statutory audit is a feature of the company law throughout the world। तो जितनी दुनिया में कंपनी लॉज हैं हर मुल्क के, वहां पे अब इसकी रिक्वायरमेंट आ गई है। फिर आगे वो डायग्राम उन्होंने बना दी है, और डायग्राम आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। द की फीचर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आर एज फॉलोज। The auditor producing the report are independent from the director। इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। आपने यहाँ पे कोई बच्चा बैठा तो उसने सवाल किया था कि कंपनी के अपने भी तो ऑडिटर होते हैं, तो वो ओपिनियन दे दें तो क्या क्रेडिबल नहीं होगी। तो फिर मैंने उसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। तो ये इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट उसके साथ लिंक हो गई। द रिपोर्ट गिव एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर प्रेजेंट फेयरली। तो ये इसके ऊपर भी हम डिस्कशन की थी कि जब हम ओपिनियन देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस में, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, अब यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और दूसरा क्या हुआ, प्रेजेंट फेयरली। अब अगर फ्रेमवर्क आपका जनरल नहीं, अगर फ्रेमवर्क आपका फेयर प्रेजेंटेशन है, अगर फ्रेमवर्क आपका फेयर प्रेजेंटेशन है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आप वर्ड क्या यूज करेंगे, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और अच्छा, वैसे उसने अभी यहाँ पे एक ही बात की, चलें ठीक है, ये भी एक ही बात है जी। क्या वर्ड यूज हुआ, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर प्रेजेंट फेयरली द पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द एंटिटी। क्या हम ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन में हम क्या लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। द रिपोर्ट कंसीडर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड इन रीचिंग एन ऑडिट ओपिनियन। ये आपकी जेब में 1000 रुपये है, उस 1000 में से 10 रुपये आपका भाई मांग ले या बहन मांग ले तो आप दे देंगे, लेकिन अगर उसमें से 900 मांगे तो आप उसको नहीं देंगे। इसी तरह से ऑडिट में भी कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये सवाल टेस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसको बेशक आर मटेरियल के तौर पर कंसीडर कर लें। और मटेरियल है, बस रीड आउट करें, आपके ज़हन में एक एग्जाम्पल होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, वो बताने का ऑब्जेक्टिव उनका यहाँ पे क्यों है कि आगे जहाँ पे भी जाके ये चीज़ें यूज हों, क्योंकि इनके ऊपर पूरे चैप्टर मौजूद हैं, आगे 2-2, 3-3 चैप्टर मौजूद हैं हर एक एरिया के ऊपर। तो जब आप आगे जाके वो चैप्टर्स पढ़ें तो आपको फेमिलियरिटी हो उन नामों के साथ। और मैंने भी इसलिए आपको बताई ये चीजें ताकि आप जब ऑडिट के अंदर चीजों को पढ़ने हो तो आपको किसी चीज को पढ़ने में मुश्किल ना आए। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर, अदरवाइज द रिपोर्ट विल हैव अ लिटिल वैल्यू। इसके ऊपर मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि गाड़ी के अंदर इंस्पेक्शन एक क्लाइंट खुद करवा देता है, जिसकी गाड़ी है वो कहते हैं जी मैंने इंस्पेक्शन करवाई है, ये रिपोर्ट ले लें, आपके लिए वो क्रेडिबल नहीं होगी। आप क्या कहेंगे कि मेरा एवेल्युएटर आएगा, वो एवेल्युएट करेगा, क्यों, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस होगी तो मेरे लिए उसकी गाड़ी की क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट ने अपना कोई एवेल्युएटर के थ्रू मुझे काम करा के दिया, मेरे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू जो है वो नहीं बनती। अब ये बात के लिए आपके ज़हन में एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए, गाड़ी वाली। बस
इन कंट्रास्ट टू द एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर में नॉट बी फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि जाहिर बात है उनकी अपॉइंटमेंट भी ये खुद ही कर रहे होते हैं, उनकी फी भी ये खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं, उनके काम को ये खुद ही रिव्यू कर रहे होते हैं। तो भाई उसको जो वो तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को तो आप थ्रेट करेंगे तो आपके हक में बैठ जाएगा चुप होके, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स, इवन हर चीज की डिस्कशन आगे चैप्टर्स में जाके होनी है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे सिर्फ आर मटेरियल है। आर मटेरियल से मुराद क्या है? रीडिंग मटेरियल। फिर आगे रिव्यू, ये ऊपर वाली बातों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू से मुराद क्या है? द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली द पोजीशन ऑफ द एंटिटी at the end of the financial period and the performance of the entity in the period. The auditor does not certify or guarantee that the financial statement are correct. इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमें मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, हम ये गारंटी नहीं कर रहे कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हम तो 100% काम ही नहीं किया, हम तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ जजमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर। जिस मैंने एस्टिमेट्स की बात की थी, एस्टिमेट्स में जजमेंट्स ही होती है ना, कि प्रीमियम कितनी, प्रीमियम आज बुक किया, क्या प्रीमियम एक्चुअल है? नहीं, फ्यूचर में जाके होगी। जजमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द ऑडिटर इन रीचिंग हिज ओपिनियन। समटाइम हम भी जजमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। द परहैप्स ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रेजेंट फेयरली इंडिकेट जजमेंट इज बीइंग गिवन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन एंड हैव बीन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा ये आर मटेरियल है। आर मटेरियल से मुराद रीडिंग मटेरियल है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, आर मटेरियल खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, चैप्टर 3, जिसमें हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। याद कुछ नहीं करना है इसमें से, सिर्फ आपने इसको रीड आउट करना है। जो चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो याद करनी है वो बता देता हूँ। ये सी कर लें जी 1.4, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट क्यों जरूरी है जी? Most country impose a statutory requirement for annual audit to be carried out on the financial statement of the most company. However, in many countries, smaller companies are exempt from this requirement for audit. Other entities such as sole trader, partnership, club and societies are usually not subject to statutory audit requirements. Small companies and these other entities may decide to have voluntarily audit even though this is not required by law. अच्छा, अब ये जो इन्होंने बात की है ना, एक जनरल बात कर दी है। अब इसके साथ स्पेसिफिक बात आप लिख लें, अपनी बुक्स हैं तो वहां पे लिख लें, नोट्स हैं तो वहां पे लिख लें। इन पाकिस्तान एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव द ऑडिट। हर कंपनी पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के मुताबिक हर कंपनी ने क्या करवाना है? अपना ऑडिट करवाना है। दिस इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट। ये बात समझाइए आप लोगों को। 10 लाख की रिक्वायरमेंट है वो है कि किसने अपने अकाउंट सबमिट कराने हैं एससीपी में रजिस्ट्रार को। 10 लाख की उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली जिन कंपनियों का शेयर कैपिटल 10 लाख से कम होता है वो ऑडिट ही नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करवाना होता है एससीपी के पास। लेकिन रिक्वायरमेंट उनके ऊपर भी है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट हर कंपनी पे है। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो थ्रेशोल्ड है 10 मिलियन 1 मिलियन वाला। ऑडिट सब ने करवाना है, ऑडिट सब ने करवाना है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कंपल्सरी सबमिशन की रिक्वायरमेंट है एससीपी में वो 10 लाख से ज्यादा वाली कंपनियों के लिए। तो ये सी मटेरियल है। इसके साथ जो मैंने बात आपको बताया कॉन्सेप्ट, उसको आप साथ लिख लें। पेपर में सवाल टेस्ट हो सकता है कि पाकिस्तान में किस कंपनी के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है। तो आप कहेंगे कि हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 में बनी है उसके ऊपर ऑडिट करवाना जरूरी है। सी हर कंपनी का कर सकता है। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके लीगल रिक्वायरमेंट में। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड 2 चार्ज गवर्नेंस है। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, भूल गए? एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि घर के अंदर अगर कोई चीज छुपाई है तो किसको पता होगी? घर वालों को पता होगी, बाहर वालों को नहीं पता लग सकती। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? फ्रॉड डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? जारी बात है, फी का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लास में आके बैठने की पॉलिसी क्या होगी, कॉलेज में एंट्री की पॉलिसी क्या होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन के बाद रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा, ये ऑडिटर तो नहीं डिटरमिन कर सकता। ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। बस ये 3 काम जिम्मेदारी होगी। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करनी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, वो किसने करनी है? मैनेजमेंट ने। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन हुम द ऑडिटर नीड टू असेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी सीएफओ से मिलना चाहता हूं, मैं हेड ऑफ ऑडिट से मिलना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से मिलना चाहता हूं, तो मुझे वहां पे भी एक्सेस को रोका नहीं जाएगा बल्कि मुझे एक्सेस दे दी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? डाटा से और एक्सेस से रिलेटेड है। और ये 3 पॉइंट किससे रिलेटेड है?
फ्रॉड डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? कंट्रोल डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर को डाटा देना किसकी जिम्मेदारी है? क्या डाटा देने में रोका जा सकता है? क्या लोगों से मिलने से रोका जा सकता है? या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उससे ना दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमेशा उसको इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये आर कर लें आप इसको, बेशक सॉरी सी कर लें, ठीक है जी बेटा। ये मैं फिर कहूंगा कि ये जितनी मैंने बातें की हैं ना, ये आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है वो ही है। इसमें मैंने कोई चीज याद करने के लिए आपको अभी तक एक भी नहीं कही। कोई कही है एक चीज याद करने के लिए? नहीं की ना। एक देखें ये सी है, ये 4-5 लाइनें, और एक ये बल्कि आर में आर का सी कर लें आप इसको, स्टीवर्डशिप वाले को। एक ये बात है, इसके आपको याद करने के लिए है, ज्यादा तो ओवर बर्डन तो नहीं हो रहा आप लोगों को। ये पीछे 4 दिन की लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि 1 दिन की लर्निंग है, 4 दिन की ये लर्निंग है, इसलिए मैं इसको रीड आउट करवा रहा हूं यहां पे। आगे अश्योरेंस की बात आ गई, बस टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। क्लास है आप लोगों की आगे? आपने रिकॉर्डिंग करनी है जाके आगे? और क्लास कितने बजे आपकी? 11 पे? चलो ठीक है। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। कल इंशाल्लाह हम रीड आउट करेंगे अपना अश्योरेंस, मीनिंग ऑफ अश्योरेंस को। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, मैंने सिर्फ आप लोगों से हाईलाइट ही करवाना है कि हमने किस तरीके से पढ़ा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को ऑडिट समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, आज नहीं कल कीजिएगा, क्योंकि आज क्लास का टाइम खत्म हो गया। मिलते हैं कल इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।